एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धनगर केमिस्ट्री क्लास में। मैं हर्षा शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अब बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी वर्ड है क्या, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है बायोस यानी कि जीव या जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन। इसको देखने से तो आपको यही समझ आ रहा है बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीवन का अध्ययन। अब जीवन यानी कि क्या, जिसके अंदर जीवन होता है वो क्या होते हैं, सजीव। यहाँ आपके सामने मैं हूं, ये पेन है। हम लोग क्या है, सजीव हैं। ये पेन क्या है, निर्जीव है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। यानी कि सजीवों का अध्ययन, हम इसको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। यहाँ पे आपके सामने एक परिभाषा भी आ गई है। जीव विज्ञान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। अब इतना आप सभी को समझ आया। अब ये देखिए, जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द को दिया किसने, जीव विज्ञान शब्द को देने वाले जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले देने वाले दो वैज्ञानिक हैं। आई होप आप सभी को नाम पता होगा। जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क ने एवं ट्रीवीरेनस। लेमार्क एवं ट्रीवीरेनस ऐसे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द को दिया। अब जीव विज्ञान शब्द के बाद जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी जीव विज्ञान को बनाने वाले, जीव विज्ञान के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है अरस्तु। इन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं। आया आप सभी को समझ। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, लेमार्क और ट्रीवीरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। अब आप सभी लोग जीव विज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं में जीव विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसे सबसे लेंदी शाखा कहा जाता है। यानी कि विज्ञान की जितनी भी शाखाओं में सबसे बड़ी शाखा माना जाता है उसे वो माना जाता है जीव विज्ञान को। अब जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, यानी जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक यानी जंतु विज्ञान को प्रतिपादित करने वाले, जंतु विज्ञान के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, वो भी थे अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। आप सभी को यहाँ पे याद करने में भी इजी रहेगा। देखिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों नाम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी दोनों नाम एक दूसरे से संबंधित है, और दोनों के ही जनक कौन है, अरस्तु। अब जंतु विज्ञान के बाद जो दूसरी शाखा आती है वो है
वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं पादपों का। पादपों का अध्ययन यानी कि प्लांट्स का अध्ययन। अब वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ये नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है जो जीव विज्ञान को पढ़ने में, आज आपकी 1+ की बायोलॉजी यानी कि आप लोग बायोलॉजी को आज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर होगी तो आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द को देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क एवं ट्रीविरनस। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा जंतु विज्ञान, दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जंतुओं का, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादपों का यानी कि प्लांट्स का। जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अब जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 1+ का, द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें आएगी, पहले मैं आपको वो बता देती हूं। सबसे जो पहला पॉइंट आपको पढ़ना है इसमें वो है सजीव क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे जैव विविधता। और तीसरा हम पढ़ेंगे वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। और 4th वर्गीकी के सहायकी साधन, यानी कि अगर हम वर्गीकी का अध्ययन करते हैं तो हमें कौन कौन से सहायता साधन की जरूरत पड़ती है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। ये 4 पॉइंट्स है जिनके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। सजीव क्या है, जैव विविधता, वर्गीकी और वर्गीकी सहायता साधन। हम आज स्टार्ट करते हैं। सजीव क्या है? देखिए, सजीव, मैंने आपको ये वीडियो जब शुरू हुआ था तब बताया था सजीव यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है। अब हमें ये देखना है कि क्या सभी में जीवन पाया जाता है। ये पेन है, ये एक निर्जीव है, क्या इसमें जीवन है? नहीं। तो सजीवों में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये सजीव है या इनमें जीवन पाया जाता है? तो देखिए, सजीव होने की सबसे बेसिक इकाई जिसे कहा जाता है वो है कोशिका, यानी कि जिसमें कोशिका प्रेजेंट है हम कह सकते हैं कि वो सजीव है। अब अगली बात यह आती है कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, कोशिका मैं आपको इधर बताती हूं। देखिए, यह है एक कोशिका। इसकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस कोशिका के अंदर एक कोशिकीय अंगक होता है या सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इसे कहा जाता है न्यूक्लियस।
और इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, इसे कहा जाता है जीव द्रव्य या कोशिका। समझ आया आपको? ये कोशिका का डायग्राम बताया मैंने आपको। कोशिका ऐसी दिखाई देती है। कोशिका की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक न्यूक्लियस होता है इसमें, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। यानी कि अगर कोशिका है तो कोशिका के सजीव होने का क्या प्रमाण है? उसके अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। तभी तो जीव द्रव्य के कारण क्या होता है? जीवन होता है। अब ये कोशिका है, कोशिका में पाया जाता है जीव द्रव्य। अब आप सभी को समझ आ गया कि चलो जीव द्रव्य क्या है, लेकिन जीव द्रव्य से जीवन कैसे संभव है? देखिए, अगर क्या किसी कोशिका में जीव द्रव्य है तो हम कह सकते हैं कि ये जीवित है। कुछ होता है ना अंदर, कुछ क्रियाएं चलती हैं जीव द्रव्य के अंदर। उन क्रिया को कहते हैं जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं। जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं के चलने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में वो सब किसके द्वारा होती है? जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। और जैविक रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है? जब जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य किसका भाग होता है? कोशिका का भाग होता है। अब आप लोगों ने कोशिका का एक डायग्राम देखा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में कोशिका होती क्या है। देखिए, हम बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका की। आप लोगों को पता है संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी। अंडा देखा है आप लोगों ने? एग। ये क्या है? एक कोशिका है। यानी कहीं पे भी आपको थैले पे अंडे दिखते, शॉप पे अंडे दिखते, वो सब क्या है? एक कोशिका है। और ऐसी ही कोशिकाओं से हमारा शरीर भी बना है। पर अंतर क्या है उनमें? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है वो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन कोशिकाओं को देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। और जो एग की बात मैं आपको कर रही हूँ, संसार की सबसे बड़ी कोशिकाओं में वो एग ही शामिल है। शुतुरमुर्ग का नाम सुना है आप सभी ने? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। अब ये बात हो गई संसार की सबसे बड़ी कोशिका की, तो वैसे ही सबसे छोटी कोशिका भी तो होगी। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका हो गई शुतुरमुर्ग का अंडा और संसार की सबसे छोटी कोशिका हो गई माइकोप्लाज्मा। ये बात हुई ओवरऑल वर्ल्ड की, यानी पूरे संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है। अब बात आती है सजीवों की या ह्यूमन बींग्स की। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? मानव की बात करें, मानव की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु का नाम सुनते ही आप सभी को समझ आ गया होगा ये क्या है? एक युग्मक है। अगर सबसे बड़ी कोशिका एक युग्मक है तो सबसे छोटी कोशिका भी क्या होगी? एक युग्मक ही होगी। तो सबसे छोटी कोशिका जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो है शुक्राणु। आया आप सभी को समझ में? मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ये बात हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की। अब हमारे शरीर में, यानी अगर मानव की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका भी होती है। सबसे लंबी कोशिका मतलब जो सिर से लगा के पैर तक फैली रहती है, यानी हमारे बॉडी के हर पार्ट में फैली रहती है। उस कोशिका को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। यानी मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका।
पता है आप सभी को तंत्रिका कोशिका क्या होती है और तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? देखिए, वैसे तो कोशिका पे एक पूरा चैप्टर, एक पूरी यूनिट बेस्ड है आपकी जो आगे आने वाली है, यानी सिर्फ आप उसमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कोशिका पढ़ेंगे। उसमें आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कोशिका क्या होती है, विकास कैसे होता है, इसका कितनी होती है। अभी हम यहाँ पे एक छोटे लेवल पे बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। अब सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यानी कि ये हमारा हाथ है। अगर हमें हमारे इस हाथ को उठाना है तो इसको ऑर्डर कौन देगा? हमारा मस्तिष्क देगा, है ना। हमारे ब्रेन में ही ऑर्डर आते हैं कि हमें ये चीज़ करना है, तो ब्रेन में वो ऑर्डर आते कहाँ से हैं? वो आते हैं तंत्रिका कोशिका से। जी हाँ, तंत्रिका कोशिका का मेन काम ये होता है कि वो हमारी पूरी बॉडी को ऑर्डर देती है, हमें ये चीज़ करना है, और वो कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है हमारी बॉडी की। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसमें हम बात कर रहे हैं सजीवों की, ठीक है। सजीव यानी कि कोशिका, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है सबसे छोटी हमारे शरीर की, उसको कहते हैं कोशिका। कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। इस जीव द्रव्य में क्या होता है? जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं सजीव। सजीव यानी कि जीवन। तो जीवन की परिभाषा, जीवन को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि क्या डेफिनेशन है कि हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हमारे अंदर जीव है। तो इसको परिभाषित करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों का ऐसा संगठन, रासायनिक पदार्थों का ऐसा संगठन जिसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? हम वृद्धि कर रहे हैं, हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर वृद्धि होती है। वो वृद्धि, गति, प्रजनन, ठीक है, चलना फिरना, ये सब किस में आता है? जीवन में, यानी कि जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो जीवन को आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों का वह संगठन। मैं आपको पूरी लिख के नहीं बताऊंगी, मैं जो बोल रही हूँ आप नोट कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थों का ऐसा संगठन जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, जीवन कहलाता है। और जैविक क्रियाओं से आशय उपापचय की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया, वृद्धि, संवेदनशीलता। अब ये जो सारी जैविक क्रियाएं मैं बता रही हूँ, ये सारे सजीवों के लक्षण हैं। इन लक्षणों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, कुछ साधारण लक्षण होते हैं जो सारे सजीवों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है सजीव। हम यहां देखेंगे सजीवों के लक्षण, यानी कि सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। किन लक्षणों के आधार पर हम उन्हें सजीव कह सकते हैं। तो हम सजीवों के लक्षणों को बताने में, उसमें और निर्जीव में, यानी कि सजीवों में और निर्जीव में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ वो भी डिस्कस करते चलेंगे। इधर बात करेंगे हम सजीव की, इधर बात करेंगे हम निर्जीव की। अब देखिए, जो सजीव हैं, अगर आपसे बात की जाए सजीवों की, तो आप सिर्फ हमारा एग्जाम्पल लीजिए, यानी खुद का एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि हम क्या हैं, सजीव है। अब सबसे पहले सजीवों का जो लक्षण होता है, मैंने आपको बताया था मेन लक्षण क्या है उसमें, वो कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। हम कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे हमारा संगठनात्मक स्तर, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है। तो बताया मैंने, हमारी बॉडी बनी हुई है कोशिकाओं की। लेकिन इन कोशिकाओं का निर्माण क्या हुआ? क्या डायरेक्ट कोशिका बन गई हमारे शरीर में? कोशिकाओं के बनने से पहले भी कुछ हुआ है, उसको बोलते हैं संगठनात्मक स्तर। यानी ऐसा माना जाता है जो मानव शरीर की उत्पत्ति हुई है, आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, मानव शरीर की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मानी जाती है। अब ये जो छोटे छोटे अणु परमाणु हैं, इन सब ने मिलके
सजीवों का निर्माण कैसे किया, यानी कि हमारी बॉडी को कैसे बनाया। तो देखिए, जो संगठनात्मक स्तर होता है वो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बताना, अणुओं से। यानी कि सबसे पहले क्या है, अणु, यानी कि छोटे छोटे एटम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, छोटे छोटे एटम। अणु ने मिलकर क्या बनाए, परमाणु, मॉलिक्यूल्स। अणु से बने परमाणु, परमाणुओं से बने लिविंग सेल, या यहाँ पे हम लिविंग सेल को कहेंगे कोशिका। कोशिका, एक सजीव कोशिका। अणु, परमाणु, कोशिका। अब कोशिकाओं से बने ऊतक, यानी कि टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बना एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव। इन जीवों से क्या बना, पॉपुलेशन, यानी कि जीव संख्या। इस जीव संख्या से मिलकर बना हमारा इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। इस इकोसिस्टम ने मिलकर बनाया बायोस्फीयर, यानी कि हमारा जीवमंडल। इसको कहेंगे हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग नोट करिए, जीवमंडल। और इस जीवमंडल से बना हमारा द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत। ये पूरा ओवरव्यू एक बार और समझिए। हमारा जो शरीर है ये छोटे छोटे परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है, आप सभी ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे हमारा संगठनात्मक स्तर इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। परमाणु, परमाणुओं ने मिलकर बनाए अणु, अणुओं से बनी कोशिका। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं अरेंज होकर उन्होंने बनाए ऊतक, यानी कि टिश्यू। इन टिश्यू से बना जीव, यानी कि हम। टिश्यूज ने मिलकर जीवों को बनाया, जीवों ने मिलकर जीव संख्या को बनाया, यानी कि मैं हूँ, आप हैं, ऐसे कितने सारे लोग हैं, ये सब मिलकर क्या बने, जीव संख्या, यानी कि जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन ने मिलकर बनाया पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम ने बनाया जीवमंडल। यहाँ पे थोड़ा सा वापस बताती हूँ मैं आपको। इकोसिस्टम ने क्या बनाया, जीवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर ने बनाया द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत या सजीव जगत। आया आप सभी को समझ में कि कैसे संगठनात्मक स्तर है हमारी बॉडी का, जो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा मेन लक्षण सजीवों का, जिसे क्या कहेंगे हम, उपापचय। अगर देखा जाए तो ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। उपापचय की जो क्रियाएं हैं यही होती है जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उपापचय को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं या मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, उपापचय को दो भागों में बांटा गया है, एक उपचय और एक अपचय।
उपचय को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और अपचय को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे नाम है, कितने टिपिकल नाम है, समझ नहीं आ रहे। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटेंगे, उपचय और अपचय। मैंने आपको पहले बताया था कि सजीवों में जैविक क्रियाएं होती है, उन्हीं जैविक क्रियाओं के आधार पर सजीवों को हम सजीव कहते हैं, क्योंकि ये जैविक क्रियाएं किस में होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं, जीवद्रव्य के अंदर होती है। अब उपचय और अपचय होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो, पर कभी गौर नहीं किया होगा, इसलिए आज तक कभी समझ नहीं आई। आज मैं ये सारे बेसिक्स आपकी क्लियर करूँगी। उपापचय का मतलब हो गया जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही है, या जैविक रासायनिक क्रियाएं भी बोल सकते हैं आप इन्हें, जो कि दो हो गई, उपचय और अपचय। अब उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म। देखिए, हम कुछ भोजन लेते हैं, कुछ नहीं, हम भोजन ही खाते हैं, जो भी हम लेते हैं भोजन, उससे क्या होता है, पोषक पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं। पोषक पदार्थ हमारे शरीर में जाके टुकड़ों में, हम खाना खाते हैं तो चबाते हैं, चबाने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। हमारी बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है, एक जटिल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर हमने खाना खाया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारी बॉडी में गया और अंदर जाके उसने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो कॉम्प्लेक्स हो गई, यानी कि जुड़ी हैं चीज़ें, उसको बोला है उपचय। यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझिए, 1 + 1 = 2, छोटी छोटी चीज़ें मिलके क्या बनी, एक बड़ी चीज़ बनी। वैसे ही अपचय में क्या हुआ, हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई। अब हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, हम बोलते हैं ना, हम कुछ एनर्जी ड्रिंक पी ले, कुछ खा ले तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। कैसी आती है, जब वो एनर्जी ड्रिंक हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टूटते हैं, या ऑलरेडी जो हमारी बॉडी में पोषक पदार्थ मौजूद है वो छोटे छोटे भागों में टूट कर क्या देते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो 1 - 1 कॉम्प्लेक्स चीज़ टूट गई, अपचय हो गया, और अपचय होने के बाद हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब देखिए, उपचय और अपचय को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उपचय। प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है आप सभी ने, जो पौधों में होता है। फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी आप लोगों का पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है, आई होप आप सभी को आती होगी। 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, प्रकाश यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6CO2 + 6H2O, और इधर 6H2 निकालते ही नहीं है, तो वो गलत होती है। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, इक्वेशन है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, इन दोनों ने मिलके, यानी कि 1 + 1, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, 2, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज। छोटी छोटी चीज़ों ने मिलके एक बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन किया, उसको हमने कहा ग्लूकोज। इसे कहते हैं ग्लूकोज, यानी कि कुछ बना है हमारे पास। ये हो गई उपचय, यानी कि जुड़ा है। अब अगर हम अपचय की बात करें, यानी कि टूटना, ये तो चीज़ें जुड़ गई, अपचय हो गया, यानी कि एनाबॉलिज्म हो गया। अब कैटाबॉलिज्म की बात करें, यानी कि अपचय की बात करें, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, आप लोगों को भी इजीली याद रहेगा, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है ये पता है आप सभी को, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब टूटता है, 6CO2 + 6H2O प्लस में क्या आएगा, क्या बचा। अगर हमारे पास ग्लूकोज था, C6H12O6,
6CO2 बन गया, 6H2O बन गया। क्या मिलेगा इसके साथ हमें? इसके साथ हमें मिलेगी एक ATP की करेंसी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज़ अ एनर्जी करेंसी, दिस इज़ अ एसिमिलेटरी पावर। इसको एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसका एक और नाम हम कह सकते हैं ऊर्जा या एनर्जी। तभी तो हम कहते हैं ना, जब हमारे शरीर थक जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पी लो। ग्लूकोज क्यों पी लो? जब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है तो टूटकर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचय की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है? चीज़ें टूट रही है। अब आया आपको समझ में उपचय और अपचय क्या होता है? तो उपचय और अपचय यानी कि उपापचय की जो प्रोसेस है, ये सजीवों का एक मुख्य लक्षण कहा जाता है, एक विशिष्ट लक्षण कहा जा सकता है, क्योंकि उपापचय की प्रक्रिया सभी में होती है। अब अगर बात की जाए निर्जीवों की, तो क्या निर्जीवों में ये प्रक्रिया संभव है? पॉसिबल ही नहीं है कि निर्जीवों में उपापचय की प्रक्रिया हो। ये हाथ, मेरे हाथ में पेन है, ये बोर्ड है, इसमें उपापचय होगा? पॉसिबल ही नहीं इसमें उपापचय होगा। आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लक्षण है, विशिष्ट लक्षण तीसरा बात करते हैं, वो है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। अब बात ये आती है कि क्या ग्रोथ सजीवों का मुख्य लक्षण है? देखिए, सजीवों के लक्षण होना और सजीवों के विशिष्ट लक्षण होना दोनों बहुत अलग है। विशिष्ट लक्षण यानी कि ये सिर्फ सजीवों में ही पाए जाते हैं, सारे सजीवों में पाए जाते हैं। और साधारण लक्षण यानी कुछ कुछ सजीवों में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर सजीव है तो उसकी वृद्धि होगी ही। लेकिन अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि होती कैसे है? देखिए, जो भी हम पोषक पदार्थ लेते हैं, है ना, जो भी हम पोषक पदार्थ खाते हैं, उन पोषक पदार्थों से हमारे शरीर में जाके हमारे जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, यानी कि हमारा जीव द्रव्य बढ़ता है। और अगर जीव द्रव्य में वृद्धि हुई यानी कि कोशिकाओं में वृद्धि हुई, और कोशिकाओं में वृद्धि हुई यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि हुई। इस प्रकार वृद्धि होती है। इस तरह की वृद्धि को कहा जाता है आत्मसात्करण। ये वृद्धि सिर्फ सजीवों में होती है, आत्मसात्करण, यानी कि हमारे जीव द्रव्य में वृद्धि करके हमारे शरीर को बढ़ाना। वैसे ही अगर निर्जीवों की बात की जाए, वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। कोई भी चीज़ बढ़ती है, निर्जीवों में वृद्धि कैसे होती है? बाह्य तरीके से आने पे, यानी कि बाह्य वातावरण से कोई चीज़ें आके उसके अंदर सम्मिलित हो रही है और उसमें वृद्धि हो रही है। इस तरह की वृद्धि को कहते हैं अभिवृद्धि। आया आप सभी को समझ? वृद्धि यानी कि हमारा सजीवों का जो शरीर है, उनकी कोशिकाओं में विभाजन होना और विवर्धन होना निश्चित है। कोशिकाएं हैं तो वो विभाजित भी होगी, विवर्धित भी होगी, यानी कि बढ़ेगी। पर जो कोशिकाएं बढ़ रही है, विभाजित हो रही है, वो किसके फलस्वरूप हो रही है? जीव द्रव्य में वृद्धि होने से। और जीव द्रव्य में वृद्धि कब होती है? जब पोषक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इस तरह की वृद्धि को आत्मसात्करण कहा जाता है। वहीं अगर निर्जीवों की बात की जाए तो निर्जीवों में इस वृद्धि को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। क्योंकि ये अभिवृद्धि कैसे होती है? बाह्य वातावरण से पदार्थों के संगठित होने से होती है। आया आपको वृद्धि समझ? अब इसके बाद हम बात करें सजीवों के अगले लक्षण की, तो सजीवों का अगला लक्षण हम यहाँ पे प्रजनन ले सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या प्रजनन सजीवों का मुख्य लक्षण है? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? प्रजनन का मतलब ये होता है कि हमारे समान संतति को उत्पन्न करना। क्या सभी सजीवों में ये होता है? नहीं, सभी सजीवों में ये लक्षण नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसे विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे, बस इसे सजीवों का लक्षण कहा जाता है। यानी कि सभी सजीवों में ये नहीं मिलता है, लेकिन सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जो भी सजीव करते हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है। संतति आई, उसकी मृत्यु हो गई और ये जीवन चक्र चल रहा है, लाइफ साइकिल। आया आपको कुछ समझ? आई विल एक्सप्लेन।
प्रजनन किसे कहा जाता है? हमारे समान संतति को उत्पन्न करना। और हमारे समान संतति को उत्पन्न करना, ये प्रोसेस कैसी होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। यानी कि हम हैं, हमारे पूर्वज होंगे, उनके पूर्वज होंगे, हमारी अगली पीढ़ी आएगी, उनकी अगली पीढ़ी आएगी, इसको कहते हैं प्रजनन। अब हम हैं, हमारी पीढ़ी आएगी, हमारी आयु क्या होगी? बढ़ेगी, और एक समय बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म, मृत्यु, ये सब क्या है? एक जीवन चक्र है, और ये जीवन चक्र सजीवों में होता ही है। संतति हुई यानी जीवन, मृत्यु, जीवन चक्र। आया आप सभी को समझ? तो ये भी सजीवों का एक लक्षण है। अब अगला जो लक्षण आता है सजीवों का, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण कहा जा सकता है उसको संवेदनशीलता। इरिटेबिलिटी बोलते हैं इसे, या उत्तेजनशीलता बोल सकते हैं। ये सजीवों का एक मुख्य लक्षण है, क्योंकि देखिए संवेदनशीलता का सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो संवेदनशीलता का अर्थ ये होता है कि अनुक्रिया को लेना, ये मतलब उद्दीपनों को ग्रहण करना। सपोज ये हाथ है, पेन है, पेन से हाथ से मारी तो मुझे लगा, मुझे कुछ एहसास हुआ, यानी कि मेरा शरीर इसके लिए संवेदनशील है, मैं इसके लिए संवेदनशील हूँ। ये सारे सजीवों का मुख्य लक्षण है, सभी सजीव संवेदनशील होते हैं। आज अगर हम किसी ठंडी जगह जाते, किसी गर्म जगह जाते तो हमें अनुभव होता है, और उस अनुभव के आधार पे हम हमारे शरीर को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। यानी कि सजीवों का लक्षण संवेदनशीलता और अनुकूलन। यानी कि सजीव किसी भी वातावरण में रहे, ठंडे वातावरण में जाए, गर्म वातावरण में जाए, वो उस वातावरण के अनुसार, बाह्य वातावरण के अनुसार अपने अंदर के वातावरण को, है ना, या खुद को उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यानी कि संवेदनशीलता सजीवों का लक्षण है, और वो उसके लिए अनुकूलित होता है, यानी उस अनुकूलन को समझ सकते हैं कैसे संवेदनशीलता आ रही है। तो ये सजीवों के लक्षण आप लोगों को समझ आए, कैसे होते हैं, वृद्धि कैसे होती है, संवेदनशीलता कैसे होती है, प्रजनन कैसे होता है, उपापचय प्रक्रिया क्या होती है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आए, ये हुए सजीवों के मुख्य लक्षण। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो चीज़ पढ़ेंगे जैव विविधता। यानी कि जैव विविधता क्या होती है, जीवों में क्या विभिन्नताएं होती हैं, हमारी पृथ्वी पर या पूरे संसार में कितने जीव हैं, ये सारा डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।